नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिल्पी है। प्राइम आईएएस ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। कल्पना कीजिए कि दुनिया का एक ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह जो ये तय करता हो कि पेट्रोल, डीजल की कीमतें कितनी होंगी और अचानक अगर उसका बहुत बड़ा प्लेयर या फिर कह सकते हैं उसका बहुत बड़ा मेंबर उसे छोड़ दे, तो क्या होगा? मैं बात कर रही हूँ मई 2026 में होने वाले ओपेक को एक बड़े झटके की, जो कि जहां पर आप देखेंगे जब यूनाइटेड अरब जो अमीरात है उसने ओपेक और ओपेक प्लस को दोनों से बाहर होने का निर्णय लिया है, फैसला लिया है, जो कि 1 मई को एग्जिट कर देगा ओपेक और ओपेक प्लस को। ये सिर्फ एक देश का बाहर निकलना तो दिखाई नहीं देता, बल्कि एक वैश्विक तेल बाजार कीमतों और पावर बैलेंस में बहुत बड़ा बदलाव का संकेत जो है दिखाई दे रहा है। यानी कि आज हम समझेंगे कि यूएई ने ऐसा क्यों किया, इससे तेल की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा और भारत जैसे देशों के लिए ये मौका है या फिर एक चुनौती है। इन सारी बातों को आज हम यहाँ समझेंगे। इसी के साथ साथ आप सबको बता देना चाहती हूँ कि जो 71st बीपीएससी मेंस हो रहा है उसमें जियो पॉलिटिक्स के जो करंट मुद्दे हैं, मोस्टली उनसे संबंधित जो मेरे द्वारा प्राइम आईएएस ऑफिशियल पे पढ़ाया जा रहा है, उससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वहां पर डायरेक्ट आपसे पूछे जा रहे हैं प्रश्न हैं, चाहे वो ऐसे हो या जीएस पेपर का कोई और विषय हो जिससे कनेक्ट हो पाता है। तो हमारा कहने का मतलब है कि हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पर पढ़ाते हैं प्राइम आईएएस ऑफिशियल पे, चाहे मैं हूँ, चाहे मीनाक्षी मैम है या फिर इंताब आलम सर हैं। तो सभी को अच्छे से सुनिए और निरंतर हमारे साथ बने रहिए। नए नए प्रोग्राम्स चाहे बीपीएससी हो या फिर यूपीएससी, हम तब पर आपके लिए तैयार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि यूएई आखिर बाहर क्यों गया है और तेल की जो कीमतें हैं, अब कौन यहाँ पर संभालेगा? क्या किसी एक के हाथ में चली जाएगी या पूरा बैलेंस किया जाएगा? सारी चीजों को समझेंगे। देखिए, अब क्या हुआ है, यूएई का ओपेक से बाहर निकलने का इसका वैश्विक तेल कीमतों पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि यूएई ओपेक में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, अब आपका ये रहा यहाँ पर यूएई, ठीक है, ये आपका सऊदी अरब है। इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट भी कहीं ना कहीं यूएई के बाहर जाने का बहुत बड़ा कारण है, उसको भी हम धीरे धीरे समझेंगे। जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात जिसको हम कहते हैं यूएई, ठीक है। अब यहाँ पर 28 अप्रैल को उसने घोषणा की कि वो ओपेक और ओपेक प्लस का जो ऑर्गेनाइजेशन है, गठबंधन है, उससे वो बाहर निकल रहा है। 1 मई से ये कार्यक्रम लागू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि यूएई अब प्रोडक्शन कोटा नहीं मानेगा, यानी कि ओपेक के अंतर्गत जो तय सीमा होती थी कि इतना ही तेल ये व्यक्ति, ये देश निकाल सकता है, कितने पैसे में बेचेगा, कितना प्रोडक्शन करेगा, तो ये समय सीमा या कहते हैं प्रोडक्शन कोटा जो है नहीं मानेगा। जब वो इस ओपेक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से वो एग्जिट हो जाएगा तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो क्यों मानेगा? यूएई, ठीक है, यानी कि सऊदी अरब अमीरात, वो अपने हिसाब से तेल उत्पादन करेगा, इसीलिए तो वो एग्जिट कर रहा है इस ग्रुप को, ताकि वो अपने स्वतंत्र है और अपने स्वतंत्र तरीके से चीजों का प्रोडक्शन कर सके। दशकों से चली आ रही सामूहिक तेल नीति अब यहाँ पर टूटती हुई दिखाई दे रही है, बिखरती हुई दिखाई दे रही है, और देखना है, जैसा कि मैंने कहा, कि यू इससे तेल की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा, यूएई ने ऐसा क्यों किया और भारत जैसे देशों के लिए मौका है या चुनौती, उन सबको हम यहाँ पर धीरे धीरे आगे समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं कि ओपेक जो है, ठीक है, ओपेक जो है आपका ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो तेल की दुनिया का पावर क्लब कहा गया है। पावर क्लब क्यों कहा गया? क्योंकि पूरे विश्व का सबसे ज्यादा तेल का प्रोडक्शन ओपेक में जो इस संगठन में जो देश है वो ही इसको डील करते हैं। ठीक है, शुरुआत कैसे हुई थी, अगर हम बेसिक में जाए, इसके हिस्टोरिकल पार्ट में जाए, जानेंगे कि क्यों, क्या हो रहा है, क्यों निकला है। लेकिन पहले हमें थोड़ा सा बेसिक में प्रीलिम्स के हिसाब से समझे तो ओपेक क्या है। ये इसकी शुरुआत 1960 में बगदाद में 5 देशों ने मिलकर की और एक बड़ा फैसला दिया। इन्होंने देखा कि भाई हम अपने देश में तेल का प्रोडक्शन ले रहे हैं, ठीक है, अपने इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम अपने तेल के हिसाब भी तय नहीं कर सकते, प्राइस नहीं तय कर सकते, कितना निकालना ये भी तय नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा है ना कि हम बाहरी तत्वों को क्यों उस पे हावी होने दें कि वो बताएंगे, अगला कोई देश बताएगा कि तुम्हें कितना तेल निकालना है। इससे अच्छा है कि हम अपना संगठन बनाएं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, जिसपे ये एक कमेटी बनाए, जिसमें हम ये तय कर सके कि भाई हम तय करेंगे, हमारा देश, हमारी जमीन, हमारा तेल, तो हम तय करेंगे, हमारा अधिकार है कि कितना निकालना है, कितने में बेचना है। तो उन्होंने सबने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसको ओपेक कहा गया, और अब तेल पर कंट्रोल जो है पश्चिमी कंपनियां नहीं बल्कि हम खुद करेंगे, ऐसा इन्होंने मिलकर बगदाद में 1960 में डिसाइड किया। वो 5 देश शुरुआत में जो फाउंडर्स थे इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए, तो ईरान, कुवैत, इराक, सऊदी अरब और वेनेजुएला था। ठीक है, स्टार्टिंग के ये फाउंडर्स थे। उस समय तेल बाजार पर इनको 7 सिस्टर यानी कि पश्चिमी कंपनियों का दबदबा था। ओपेक उसी के खिलाफ एक इकोनॉमिक रेबेलियन यहाँ पर दिखाई देता है। उसने कहा कि भाई एक बदलाव, ऑब्वियसली चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। अब आपको ये क्या बदलाव,
ये ईरान का अमेरिका के साथ जो वॉर हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो इम्पोर्टेंस है, उसको समझ में आ रहा है। जो अलग-अलग देशों के साथ अलग-अलग मित्रता के जो गठबंधन हो रहे हैं, उस वो इक्वेशंस जो चेंज हो रहे हैं समय के साथ, चाइना का ईरान के साथ आना, फिर किसी न किसी जैसे हमारा भारत का ईयू के साथ आना, तो ये इक्वेशंस चेंज हो रहे हैं। तो ये क्या है? चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। तो यहाँ पर 1960 में भी ऐसा कुछ महसूस है, जिसके कारणवश उन्होंने इस तरह का एक ग ग जो है गठबंधन या संगठन टाइप का उन्होंने बनाया। ओपेक मेंबर कंट्रीज़ की बात की जाए तो ओपेक मेंबर हाल-फिलहाल अभी आपके 12 मेंबर्स यहाँ दिखते हैं। वो लिखा है कि कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है और यूएई आपका अभी 1 मई से इफेक्टिव हो जाएगा, लीव छोड़ देगा इसको। तो कौन कितना प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करता है इसको दिया गया है। ओपेक प्लस मेंबर्स में बात की जाए तो इसमें लगभग 10 मेंबर हैं। रशिया जब जुड़ा तो ओपेक प्लस एक नया वो बना, ओपेक प्लस एक नया संगठन बना, जिसके बाद इसमें और जो है देश जुड़ते रहे। क्रूड ऑयल प्रोडक्शन बाय कंट्री मिलियन बैरल्स पर डे, तो इतना पर डे मिलियन बैरल्स में वो प्रोडक्शन देते हैं क्रूड ऑयल का, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, आपके पीडीएफ में मिल जाएगा। तो कहने का मतलब कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ओपेक देश कौन-कौन से देश कितना प्रोडक्शन देते हैं, उनका कुछ चार्ट के हिसाब से आपको यहाँ पर समझाया गया है। कहने का मतलब ये है कि ओपेक का असली मकसद जब इनको 1960 में इन देशों ने मिलकर बनाया, तो मकसद क्या था? जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, इनका मकसद था कि तेल का जो प्रोडक्शन है मिलकर कंट्रोल करना है। आप सोचिए आपके घर में क्या होगा, आप अपने घर में खेती करें, आप घर में इन द सेंस आप अपने एरिया में खेती कर रहे हैं, सब्ज़ी उगा रहे हैं। अब कोई और दूसरा पड़ोसी आपको ये बताए कि नहीं आप इतनी खेती मत करो, आप इतना खाओ मत और इतना बेचो मत, तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा यार मैं अपने घर में कर रहा हूँ, अपनी जगह पे कर रहा हूँ, ये कौन होता है मुझे बताने वाला? तो सबने मिलकर एक डिसाइड किया कि नहीं भई हम इसके अगेंस्ट खड़े होंगे और हम ऐसे-ऐसे काम करेंगे अब। तो तेल प्रोडक्शन को मिलकर कंट्रोल किया, कीमतों को स्टेबलाइज़ करने की कोशिश की, ये ओपेक के सारे देशों ने मिलकर, ठीक है? जो भी ओपेक के सारे देश हैं, उनकी आय को सुरक्षित करना उनका जो है वहाँ पर उनका जो है टारगेट हो गया। और कम या ज़्यादा तेल निकाल कर कीमतों को प्रभावित करने के लिए इन्होंने एक मिलकर सहसहमति से एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया, ताकि हम मिलकर अपने देश में जो तेल निकाल रहे हैं, किसको बेचना है, किसको नहीं बेचना है और कितना बेचना है, कितना प्रोडक्शन करना है, वो सब मिलकर डिसाइड होगा। तो यानी कि यूएई की एंट्री क्या हुई? एक स्ट्रैटेजिक कदम हुआ। जब यूएई ने यहाँ पर एंट्री की, आप देखेंगे जब 1960 में ये बना था, ठीक है? 1960 में जब ये बना था तो इसमें आपको यूएई नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके बाद यूएई है वहाँ वहाँ पर, ठीक है? 1967 में यहाँ पर आपको यूएई दिखता है, ठीक है? ओपेक में शामिल हुआ यूएई 1967, 1960 तक वो 5 देश थे, लेकिन यूएई यहाँ पर जुड़ता है ऐसा, ठीक है? यानी कि गल्फ रीजन का इन्फ्लुएंस और मजबूत हो गया यूएई के बनने के बाद, क्योंकि इसके कई सारे कारण हैं। जैसे कि फिर क्या हुआ, यहाँ तक हमने समझा 1967 में यूएई की एंट्री होती है। 2016 में ओपेक प्लस यानी कि यहाँ पर बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट फिर से आता है। ओपेक ने क्या किया? रशिया जैसे देशों को फिर से साथ में लिया और बनाया एक नया ओपेक प्लस बनाया, क्योंकि अब नए समय का दौर है तो नए तरीके से क्रिएट किया। और आज का असर आप अगर देखेंगे तो 40% ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन जो है आप ओपेक प्लस के देशों से मिलता है और 60% ग्लोबल ऑयल ट्रेड भी आपको ओपेक प्लस से ही देखने को मिलता है, जो ओपेक प्लस के देश है उनके थ्रू, जैसे कि मैंने पीछे मैप में बताया था। यानी कि कहने का मतलब है, अगर हम ओपेक ओवरऑल ओपेक देखें, नॉट केवल ओपेक प्लस को, बल्कि दुनिया की इकोनॉमी की ऑयल जो नब्ज है ना, वो काफी हद तक ये ओपेक के देशों के हाथ में ही है। और यही कारण है जब 1973 में जो ऑयल क्राइसिस आते ना, उस वक्त में जो इक्वेशंस चेंज होते हैं, फिर हम वो माहौल देखेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि कैसे अमेरिकी डॉलर को एक्सेप्ट किया गया, कहाँ से वो आया, जिससे हमें पता चला कि डॉलर में ही ट्रेड करना है, डॉलर में ही ऑयल खरीदना है। तो 1973 का ऑयल क्राइसिस आपको ये सारी चीजें बताएगा। इसीलिए हर लेक्चर को देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कुछ लेक्चर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि 1973 में जब ओपेक ने दुनिया हिला दी, क्या हुआ? 1973 में ऑयल क्राइसिस हुआ। अमेरिका और नीदरलैंड के खिलाफ तेल यहाँ पर रोक दिया गया, ठीक है? इन्होंने मनमानी की, इसलिए इनके खिलाफ तेल रोक दिया गया। और पेट्रोल यहाँ पर फिर क्या हुआ? पेट्रोल के सामने बड़ी-बड़ी लाइनें लगने लगी, ठीक है? तेल की कीमतें 4 गुना हो गई, पूरे विश्व की इकोनॉमी के क्राइसिस होने शुरू हो चले थे, ठीक है? बहुत बड़ा झटका लगा और यहीं से ओपेक जो है एक ग्लोबल सुपर पावर यहाँ पर बन गया। यानी कि फिर ओपेक की तरफ सारे देशों ने रुख करना शुरू किया। फिर देखा कि नहीं भाई, अब इधर की तरफ चलते हैं और यहाँ से ही पूरा ऑयल सप्लाई चेन व्यापक स्तर पर हमें दिखाई देता है, ठीक है? तो 1973 में ऑयल क्राइसिस ने इनके लिए एक टर्निंग पॉइंट लाके खड़ा कर दिया था। तो ओपेक में अगर हम हाल फिलहाल देखें, ये तो रही हिस्ट्री की बात, जो हमने पिछले में देखा कि पहले क्या हुआ, कैसे क्या चीजें हुई हैं, किसने क्या किया, क्या नहीं किया, वो सारी चीजें, ठीक है? अब यहाँ पर हम देख रहे हैं
ठीक है, आ रहा है ना? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूएई के में जो है, माफ़ी चाहती हूँ, ओपेक में यूएई की क्या भूमिका है? एट प्रेज़ेंट यूएई ऐस इतना क्यों महत्वता रखता है कि आज हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, इससे पहले भी तो कई जो है स्टेट्स जो हैं एग्ज़िट करके गए हैं, लेकिन यूएई इतना महत्वपूर्ण क्यों है उसको समझिए। इसका प्रोडक्शन अगर ओपेक के संगठन में इस देश का देखेंगे तो 3.2 से 3.5 मिलियन बैरल पर डे ये प्रोडक्शन देता है तेल का, ठीक है? ओपेक का 10 से 12% इसी के देश से वो तेल प्राप्त होता है। आप समझिए 10 से 12%। इसकी रैंक अगर ओपेक में देखेंगे, यूएई की थर्ड या फोर्थ सबसे बड़ा प्रोडक्शन इसी को इसका माना जाता है। स्पेयर कैपेसिटी यानी कि अगर इसको कभी-कभी ओपेक को लगता है कि कम तेल पड़ रहा है, तो अगर एक्स्ट्रा में इमरजेंसी में किसी से ऑयल चाहिए, तो इसी को जो है खटखटाता है दरवाज़ा यूएई का। ठीक है? तो ये भी उसमें भी इतना ज़्यादा तेल प्रोवाइड कर देता है, केवल सऊदी से कम करता है, लेकिन फिर भी बेहतर करता है। रिज़र्व क्या है, अगर ओपेक का देखें तो 6 से 7% रिज़र्व जो है यूएई का देखने को मिलता है। खासियत क्या है यूएई की जिसके बारे में चर्चा हो रही है? खासियत ये है कि इसका तेल कम लागत में निकल आता है, कम कार्बन होता है उसमें और अच्छा विश्वसनीयता है, यानी कि उच्च विश्वसनीयता है कि कस्टमर्स को टाइमली ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ये नहीं कि आज का है तो 20 दिन बाद, नहीं, कट टू कट आज प्रोवाइड हुआ, पैसे भेज रहे हैं या जा रहा है तेल का तेल जो है एक्सपोर्ट हो रहा है, टाइमली कस्टमर्स को या फिर देशों को प्रोवाइड कराना, तो उच्च विश्वसनीयता है। रिलायबल कर सकते हैं यूएई, क्योंकि सोचिए 1967 से चला आ रहा है, तो कुछ तो खास बात होगी। ठीक है, तो ओपेक में यूएई की अगर करंट में हम देखें तो ये उसका अपना जो है प्रोडक्शन है और अपना लेवल वहां पर रखता है। अब यूएई ने ओपेक क्यों छोड़ा, ये बड़ा सवाल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इन सारी चीजों को तो हम इसीलिए पढ़ रहे हैं ना कि पता तो चले भाई यूएई ने ऐसा क्या हो गया कि उसको लगा कि चलो अब इतना बड़ा डिसीजन 1967 से कोई देश किसी संगठन में जुड़ा है, आज 2026 में छोड़ा है, तो इट्स अ वेरी बिग टाइम। तो ऐसा कैसे हो गया? तो यूएई ने क्या किया कि ओपेक इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे ये लगा कि संगठन के द्वारा जो तय की गई उत्पादन जो सीमा है ना, कोटा जिसको हमने स्टार्टिंग में बोला था, यहाँ पर प्रोडक्शन कोटा से जो है उसको नाराजगी थी। उसकी क्षमता उसको जो प्रोडक्शन के जो लोग हैं वो कहते थे कि भाई इतना प्रोडक्शन मत करो, उसकी आर्थिक क्षमता को रोक रहे थे। पिछले कुछ वर्षों में यूएई ने एक तेल क्षेत्रों की खोज की और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी इन्वेस्टमेंट किया, जिससे उसकी जो प्रोडक्शन क्षमता वो थोड़ी बढ़ गई। लेकिन ओपेक ने कुछ नियम तय कर रखे हैं जिसके कारण से उसने अपनी पूरी क्षमता से तेल उत्पादन नहीं कर पा रहा था। और आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो कोई कोई देश जिसकी आय का सीधा संबंध इस फॉर्मूले से होता है कि रेवेन्यू बराबर प्रोडक्शन इज इक्वल टू प्राइस, जो है प्रोडक्शन इनटू प्राइस, अगर देखें अगर उसका रेवेन्यू उससे जनरेट हो रहा है, तो यूएई का फोकस क्या हुआ कि प्राइस से ज्यादा वॉल्यूम बढ़ाने पर हो गया, प्रोडक्शन बढ़ाने पर हो गया, ताकि वो कुल कमाई यानी कि जो रेवेन्यू है वो बढ़ा सके। इसीलिए उसने ओपेक के जो प्रतिबंध हैं, उससे बाहर निकलने के लिए उसने ऐसा निर्णय लिया, अपने हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। इस कारण से वो ओपेक को एग्जिट करने की बात की है उसने, ठीक है? अब यहाँ पर ओपेक हर देश के लिए तेल प्रोडक्शन की एक समय सीमा तय करता है, आपको इतना समझ आ गया होगा। उसकी क्षमता ज़्यादा है, ठीक है? अब यहाँ पर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि नहीं भाई आप कम काम करो, कम काम करो। हमें लगता है कि मेरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है और आप मुझे कम काम करने के लिए कह रहे हो। मुझे पता है मैं ज़्यादा प्रोडक्शन देके जो है अपना अच्छा पैसा कमा सकता हूँ, कमा सकती हूँ, तो आप मुझे फिर क्यों रोक रहे हो? क्योंकि भाई उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस, क्योंकि उसमें कई सारे देश शामिल हैं, तो सभी के लिए रूल्स होंगे। तो यहाँ पर ओपेक के नियम उसे कम उत्पादन करने को मजबूर कर रहे थे। तो यूएई ने कहा कि भैया हम जब तेल ज़्यादा निकाल सकते हैं, लेकिन हमें रोका जा रहा है, तो हम ऐसा क्यों करें? तो चलो क्यों ना हम यहाँ पर ओपेक से एग्जिट कर लेते हैं। कौन एग्जिट कर लेता है? यूएई, ठीक है? यूएई यहाँ पर एग्जिट कर लेता है आपका ओपेक से। क्लियर है यहाँ तक? चलो, सऊदी अरब से टकराव। अब ये मुद्दा जो मैंने कहा था सऊदी अरब से टकराव की बात मैंने की थी कि भई स्टार्टिंग में ही बताया था कि ओपेक के अंदर क्या हुआ है कि सऊदी अरब और यूएई के बीच में एक टकराव का मुख्य कारण जो है दोनों की अलग-अलग रणनीति था। क्योंकि सऊदी अरब बहुत पहले से जुड़ा है, यू 60 से जुड़ा है, 67 में यूएई जुड़ा है, तो दोनों की रणनीति अलग-अलग थी। तो सऊदी अरब जो है वो ओपेक का सबसे प्रभावशाली देश माना जाता है और ये तेल की सप्लाई को कम रखकर कीमतों को ऊंचा बनाए रखना चाहता है। ये किसका माइंडसेट है? सऊदी अरब का, ताकि उसे क्या हो, अधिक मुनाफा मिल सके। इसके डिफरेंस में अगर आप देखेंगे, इसके ऑपोजिट देखेंगे, तो यूएई का ध्यान ज्यादा उत्पादन पर है, वॉल्यूम पर है, प्रोडक्शन पर है, क्योंकि उसने तेल सेक्टर में भारी इन्वेस्ट किया है, तो पूरी क्षमता से वो प्रोडक्शन करके बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है, उसने ये कहा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे
तो दोनों देशों के बीच में क्षेत्रीय प्रभाव भी हमें दिखाई देता है और निवेश जो है आकर्षित करने की जो प्रतिस्पर्धा है वो भी है। जैसे दुबई और रियाद के बीच में अगर आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट जो सेंटर्स हैं इनके, दुबई और रियाद के बीच में ग्लोबल बिज़नेस हब बनने का होड़ बना हुआ है। कुल मिलाकर ये जो टकराव आपको दिखाई दे रहा है सऊदी अरब और यूएई के बीच में, ये टकराव कम सप्लाई से ज़्यादा कीमत का टकराव है। माफ़ी चाहती हूँ, ये जो आपको टकराव, ये जो खींचातानी दुबई और रियाद में वर्सेस आपको दिखाई दे रही है, तो बेसिकली ये क्या है कि कम सप्लाई से ज़्यादा कीमत वर्सेस ज़्यादा प्रोडक्शन से ज़्यादा बिक्री है। यानी कि प्राइस वर्सेस वॉल्यूम की रणनीति का अंतर आपको यहाँ पर यूएई और सऊदी अरब में देखने को मिलेगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर आपको समझाई जा रही है कि ये प्राइस वर्सेस वॉल्यूम कॉन्फ्लिक्ट है, जिसके कारण से उसका एग्जिट होना हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब बड़ा लक्ष्य यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाना है किसका? यूएई का। ठीक है, यूएई का टारगेट है भाई, यूएई क्यों ये आपाधापी में पड़ा हुआ है? क्योंकि यूएई कहता है 2027 तक हम 5 मिलियन बैरल पर डे प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, जबकि अभी वो कुछ और कर रहा है, क्योंकि उसकी टाइम लिमिटेड ड्यूरेशन है और समय सीमा है, और दूसरी चीज उसको सीमित कर दिया गया, राइट? ठीक है, ओपेक से बाहर आकर यूएई क्या कर सकता है? वो अपने हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। किसी कोटा का वो बाध्य नहीं है, किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस में बंधा नहीं है, फ्री है। अब चौथा एक कारण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का फैक्टर। ये बहुत बड़ा फैक्टर अभी दिखाई दे रहा है हाल फिलहाल में, क्योंकि दुनिया के 20% ऑयल का जो ट्रांसपोर्ट है इसी रास्ते, आपको जैसा कि बताया था मैंने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, ये ईरान और आपका सऊदी अरब है, ये इराक है, ये यूएई है, ठीक है, यहाँ से आपका होके गुजरता है। यानी कि युद्ध और जो टेंशन का जो समय चल रहा है ना, ये मार्ग लगभग बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। इससे हम सब जो है अवगत है, कोई भी वंचित नहीं है उससे। ठीक है, असर क्या हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस प्रकार के वॉर की स्थिति में, कि यूएई को अपना जो प्रोडक्शन है लगभग 1/3 तक कम करना पड़ा है और ज़्यादा। इससे यूएई को ये समझ आ गया कि भैया सिर्फ ओपेक में रहकर, उस पर निर्भर रहकर तो काम नहीं बनेगा, हम अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर नहीं कर पाएँगे, रिस्की हो जाएगा, क्योंकि ओपेक जो है अपने रूल्स रेगुलेशंस लगा देता है। होता है, देखिए समय के साथ आप चीज़ों में रिफॉर्म नहीं करेंगे तो वो धूमिल हो जाएगी। हो सकता है आज जो चीज़ आपके लिए महत्वता रखती हो, कल वो आपके लिए यूज़लेस हो जाए, क्योंकि समय के साथ हमने उसमें चेंजेस नहीं किए। काइंड ऑफ हो सकता है कि इसको भी यही फ़ील हो रहा हो। ठीक है, ओपेक से बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ पर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो क्या है कि यूएई का लक्ष्य है कि जो तेल आधारित अर्थव्यवस्था है ना, उससे वो हटकर थोड़ी बाकी चीज़ों पे भी ध्यान दे, कि ताकि कल को अगर तेल के क्राइसिस हो तो सिर्फ उस पे डिपेंडेंट ना रहे, और चीज़ों में भी इन्वेस्ट करे वो अपना। जैसे कि उसका मानना है कि नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी भी वो अपने देश की बनाना चाहता है। जैसे कि वो इन्वेस्ट करना चाहता है न्यू टेक्नोलॉजीज़ में, शिक्षा में, ठीक है? अपने डिफेंस में इसको जो है इन्वेस्ट करना चाहता है इस मनी को। अब विरोधाभास यहाँ क्या हो रहा है कि भैया जब इस बदलाव के लिए अभी ज़्यादा तेल से पैसा कमाना अगर ज़रूरी है, तो तेल पे काम कर लो, ठीक है? इसलिए अभी ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो भविष्य में आपको डाइवर्सिफ़िकेशन का मौका भी मिलेगा। अगर आप अभी डाइवर्सिफ़िकेशन कर देंगे और तेल की कीमतों से कमाएँगे नहीं, तो आप कैसे काम करेंगे? तो यहाँ पर ऐसा उसका यूएई का एक लक्ष्य है, उसने अपनी बात को रखा कि मैं ये चाहता हूँ, इसलिए मैं ये ओपेक और ओपेक प्लस से एग्ज़िट कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ऐसा नहीं कि यूएई पहला देश है जो ओपेक को छोड़ रहा है, पहले भी देश छोड़ चुके हैं, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन अगर हम ओपेक में देखें तो उतना जो है प्रोडक्शन नहीं था। जैसे कि कतर हो गया, इक्वाडोर हो गया, अंगोला हो गया, यूएई इनमें सबसे बड़ा प्रोडक्शन है, इसलिए इसका प्रभाव भी यहाँ पर बड़ा होगा। भाई मान लीजिए कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी हमारी टीम से निकल जाए, तो कहीं न कहीं टीम पर उसका प्रभाव तो पड़ेगा। लंबे समय बाद चीज़ें कितनी स्थिर होंगी वो बात की बात है, एट प्रेज़ेंट तो चीज़ें गड़बड़ा जाएँगी ना। तो वही चीज़ है। तो वैश्विक तेल बाज़ार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ग्लोबल लेवल पर यूएई के निकलने से क्या प्रभाव पड़ेगा? इसको भी समझना होगा आपको, समझना चाहिए, क्योंकि यूएई बाहर जब निकलेगा तो ओपेक यहाँ पर कमज़ोर हो जाएगा, और जो ग्रुप बना हुआ था 1960 में, वो कहीं न कहीं टूटता दिखेगा, ठीक है? सामूहिक नियंत्रण टूटेगा। वही जो एक गठबंधन के साथ एक चीज़ें जो आई थी, सब अपनी-अपनी राय देते थे, अब बिखर जाएँगे। हो सकता है जिसके हाथ में ज़्यादा काम था, ज़्यादा प्रोडक्शन था, जब वो निकलेगा तो सब अपनी मनमानी भी कर सकते हैं। स्पेयर कैपेसिटी पर असर पड़ेगा, जैसे अतिरिक्त तेल का जब प्रोडक्शन क्षमता चाहिए होता था, यूएई पे चले जाते थे, यानी कि 30 दिन में शुरू करते थे, 90 दिन तक ये जारी रहता था। इसमें कौन-कौन देश है, जैसे कि सऊदी अरब, कुवैत हो गया, यूएई हो गया, और यूएई के जाने से क्या होगा कि जो स्पेयर कैपेसिटी, अगर अतिरिक्त तेल की आवश्यकता होती थी, तो ओपेक की मार्केट स्थिर करने की क्षमता यहाँ पर घटेगी यूएई के जाने के बाद, जो कि अभी ईज़िली प्राप्त हो जाता था। ठीक है? अब इसका प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, भाई आपस में जो है बेसिक जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि ज़्यादा सप्लाई होगी तो कीमतें भी नीचे जाएँगी, और ओपेक में जैसे देश में यूएई जिसका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा था, वो जब वहाँ से हट जाएगा तो बाकी पे भी भार पड़ेगा। ठीक है? तो यूएई क्या है, ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा और ओपेक को भी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। अब बाहर जाके यूएई ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा सेपरेट होके, ओपेक और ओपेक प्लस को भी उस हिसाब से अपना प्रोडक्शन देना पड़ेगा, तो अलग-अलग कॉम्पिटिटर हो जाएँगे ना एक समय के बाद। परिणाम क्या होगा कि कीमतों पर
डाउनवर्ड प्रेशर पड़ेगा और पूरे विश्व के उस पर प्रेशर पड़ेगा। साथ ही वॉलेटिलिटी जो है आपकी अस्थिरता यहाँ पर बढ़ेगी, क्योंकि जब यूएई सेपरेट हो जाएगा ना, यूएई यहाँ पर आपको सेपरेट दिखेगा, तो जो आपका ओपेक है, इसके अंतर्गत या इस प्लस के अंतर्गत जो देश होंगे, उन पर भी तो प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसका प्रोडक्शन हाउस का जो पोल था, पिलर था, वो वहाँ से अलग निकल के सेपरेट अपना काम-धंधा चला रहा है। आप समझ रहे हो? तो वो उसका कॉम्पिटिटर भी हो जाएगा एक समय के बाद। और भारत पर अगर हम बात करें, सारी जब भी कोई चर्चा करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हम अपने भारत के एंगल के बारे में इस विषय को कैसे जोड़ के समझ सकते हैं। तो यहाँ देखिए भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि भारत जो है 85% कच्चा तेल जो है यहाँ से आयात करता है, खरीदता है, ठीक है। मुख्य सप्लायर उसका इसमें कौन-कौन 85% में है? यूएई, सऊदी और इराक है। यही कारण है अभी जो द्वंद्व देखने को मिल रहा था। इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा? जो यूएई, ओपेक और ओपेक प्लस से निकला, इसका पॉजिटिव इफेक्ट भारत के लिए होगा कि बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, यानी कि यूएई फ्लेक्सिबल प्राइसिंग दे सकता है। जब हम ओपेक में थे, कुछ समय सीमा थी कि इतने ही पैसों में मिलेगा। हो सकता है यूएई जब बाहर निकले तो उसके साथ फ्लेक्सिबिलिटी बन जाएगी और हमें ओपेक के देशों के साथ भी मौका मिलेगा और इसके बाहर भी यूएई के साथ भी मौका मिलेगा तेल परचेज करने का। डाइवर्सिफिकेशन का भी मौका मिलेगा, यानी कि भारत अलग-अलग देशों से डील कर सकता है। ऑब्वियस सी बात है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि अब उसके पास अलग-अलग पार्टनर्स अवेलेबल हो जाएँगे और इस वॉर के बाद सारे देशों का फोकस डाइवर्सिफिकेशन पर ज़्यादा हो गया है। समझ ही गए होंगे ईरान वाले वॉर के बाद। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि प्राइस वोलेटिलिटी जो है, यानी कि जो अस्थिरता है प्राइस की, यानी कि ये अब जैसे मान लीजिए ओपेक में कभी हो सकता है प्राइस एकदम इंक्रीज कर दे, कभी एकदम डिक्रीज कर दे। ऐसे में हमारे बजट को डिस्टर्बेंस हो सकता है कि हम तय नहीं कर पाएंगे कितना इस साल जो है ऑयल के लिए हम निकालें, ठीक है। महंगाई बढ़ सकती है और सप्लाई रिस्क, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो तनाव चल रहा है उससे बहुत बड़ा झटका न केवल भारत और उन देशों को पड़ा है जिनकी बहुत ज्यादा तेल की जो आपूर्ति है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आवागमन होता है, उनका जो ट्रेड है उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है और उसके इंटरप्ट होने से पूरा देश जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि यूएई का जो ओपेक से बाहर निकलना है, ये ग्लोबल ऑयल ऑर्डर में बहुत बड़ा बदलाव या कह सकते हैं झटका भी है। इसका कारण क्या है? क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाने की इच्छा भी इसी के पास थी, ठीक है। ईरान युद्ध हो या आर्थिक डाइवर्सिफिकेशन हो, ये सारे कारण हैं उसके बाहर जाने के। परिणाम क्या हुआ कि ओपेक कमजोर होता दिखेगा आने वाले समय पे आपको, ठीक है। बाजार ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो जाएगा, बट ऑब्वियस सी बात है कोई इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस सेपरेट होकर अपना अगर काम करेगा और उसके एवज में ओपेक, ओपेक प्लस या और अन्य देश जो कर रहे होंगे काम, उसके लिए वो बड़ा कॉम्पिटिटर बनकर आएगा और कीमतों में अस्थिरता आएगी। हो सकता है यूएई कुछ और तेल की कीमतें तय कर दे, फिर पूरे देश विश्व उसके पीछे भागेगा। हो सकता है इसी कंपटीशन में ओपेक और ओपेक प्लस के देश कुछ और अस्थिरता ला दें कि नहीं भाई हम कभी फ्लैक्चुएट करें, कभी ज्यादा करें, कभी कम करें। तो इससे पूरे विश्व में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक में जो फ्लैक्चुएशन है वो आपको दिखाई देगी, क्योंकि मैंने कहा कि पूरे विश्व में किसी देश के पास अगर इतनी बड़ी पावर है कि पूरा विश्व उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा निर्भर है, अगर वो थोड़ी बहुत भी चीजें अपनी फ्लेक्सिबिलिटी लाता है या ऊपर नीचे करता है तो उसका दंश पूरे विश्व को झेलना पड़ता है, जैसे कि अमेरिका और ईरान के वॉर में भी हम ये देख पा रहे होंगे, एक बहुत बड़ा कारण है। तो आई होप ये टॉपिक जो था बहुत महत्वपूर्ण है, ना केवल पीटी के लिए बल्कि मेंस के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, वनडे की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो, आम व्यक्ति भी इस बात को बेहतर तरीके से समझ सकता है। उसको इस तरीके से मैंने समझाया। इसी प्रकार से मंडे टू सैटरडे शाम को 4 बजे प्राइम आईएएस ऑफिशियल पर मेरे द्वारा इस प्रकार के टॉपिक्स, जियोपॉलिटिक्स के टॉपिक को कवर कराया जाता है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपको आई होप ये चीजें समझ आ रही होंगी। समझ आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें, आपको कैसा लग रहा है ये प्रोग्राम। इसके साथ साथ मीनाक्षी मैम के द्वारा भी कई सारे प्रोग्राम प्राइम आईएएस ऑफिशियल पे आ रहे हैं। इंताब सर ने अपनी जर्नी को बहुत खूबसूरत तरीके से शेयर किया, उसको जरूर सुनिए, बहुत ही मोटिवेशनल है और आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि ठीक है, हम जब गलती करते हैं तो हमें लगता है दूसरा वो बेहतर रास्ते पर चले, तो वो आपको वो रास्ता दिखा सकते हैं जिससे आप अपने मार्ग पे, सही मार्ग पे चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहें। प्राइम आईएएस ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना साथ बनाए रखिए, हम आपके साथ हैं। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।